नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहलवानों की, जो कि अपनी मांग के साथ लगातार रविवार से ही जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ कथित शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। महिला पहलवानों से शोषण के मामले में देश के कई नामी गिरामी पहलवान, जो खेल जगत का एक जाना माना नाम है, उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से लगातार रविवार से वो धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले कल इस मामले में भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों का प्रदर्शन देश और खेल के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को सीधे सड़क पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन को अनुशासनहीनता करार दिया। पहलवानों ने भी पीटी उषा को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर किया गया है और अपने आदर्श के मुंह से ये बात सुनकर वो हैरान है। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। दंगल अब सड़कों पर है। ताव पटखनी की बात करने वाले बाहुबली और कुश्ती के कप्तान भावुक हो गए हैं। कविताओं के सहारे अपनी बेगुनाही का दावा पेश कर रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर धरना देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों को लेकर अच्छी खासी सहानुभूति भी है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया है। वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम। Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूँ। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। भारत की इकलौती ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने उल्टे अब तक जांच कर रही ओवरसाइट कमेटियों पर ही आरोप लगाए हैं। ये भी कहा है कि धरने से हटेंगे नहीं। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होके वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। कान डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार धरने के बावजूद पहलवान अभी तक एफआईआर तक दर्ज कराने में नाकाम रहे हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि सिर्फ एफआईआर से बात नहीं बनने वाली। सुप्रीम कोर्ट में बात गई है। अब आपका मतलब प्रोटेस्ट अगर ये है, क्योंकि आपको अखाड़े में भी जाना है, ये प्रोटेस्ट कैसे खत्म होगा? सर, प्रोटेस्ट तो देखिए, अगर ये कंप्लेंट्स ले लेते हैं, एफआईआर कर लेते हैं, उसको अरेस्ट करके इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। मामला अब सुप्रीम अदालत में है। ऐसे में पहलवान, कुश्ती संघ और भारतीय खेल से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ करोड़ों फैंस के लिए भी बेहद अहम हो गया है। वैसे तो पहलवानों की असली रौनक अखाड़ों के दंगल और पोडियम पर ही दिखाई देती है, लेकिन पिछले करीब 3 महीने से कुश्ती के दांव पेच सड़क से लेकर अदालत और पुलिस स्टेशन से लेकर जंतर मंतर तक लगाए गए। ऐसे में खेलों का भला तो बिल्कुल नहीं हुआ, और अब एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि कहीं सबका असर इसी साल होने वाले एशियाड और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स पर भी ना दिखाई दे। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले में एक शामिल वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया था और इस घटना में 10 जवान हमारे शहीद हो गए थे। डीआरजी के गार्ड और यहाँ पर वाहन चालक की भी मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार कहती रही कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन इन हमलों के बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या इस तरह का दावा करना अभी ठीक है, क्योंकि ऐसे दावे के ठीक बाद हमला होता है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने जो विस्फोट किया उसके फौरन बाद डीआरजी के जवानों ने पोजीशन ली, फायरिंग की। 6 टीमों में 300 से ज्यादा जवानों को डिविजनल कमेटी मेंबर जगदीश के ककाड़ी गोंडेरास के जंगलों में छिपे होने की सूचना के साथ भेजा गया था। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वीडियो बनाने वाले डीआरजी प्लाटून 1 के जवान ने बताया कि कैसे उन लोगों ने माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। गाड़ी फायर स्टार्ट होने के बाद आई। फायर स्टार्ट तो टोटल कितनी गाड़ी थी पूरे काफिले में? काफिले में सामने एक पिकअप थी, हाँ, बाद मेरी स्कॉर्पियो थी, हाँ, होने के बाद तूफान जो फोर्स गाड़ी वो सामने आई, वो ब्लास्ट हुई उसके बाद। अच्छा, तो ये क्या आमा पंडुम के लिए वहाँ लड़के रोक रहे थे क्या, या आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आगे गाड़ी ब्लास्ट हो गया था? हाँ, आमा पंडुम के लिए रोका था उन लोगों को? हाँ, उससे पहले रोका गया था 100 मीटर। अच्छा, निकले उसके बाद फिर आगे जाके ब्लास्ट हुई गाड़ी। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने जब शेल्टर लिया तो फायरिंग किया, उसके बाद उधर 1-2 राउंड फायर आया नक्सलियों की तरफ से, फिर बंद हो गया? हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जो है इधर से ही मतलब चिल्लाना कौन है ऐसा करके। अच्छा, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि धमाके में 50 से 60 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। विस्फोटक बुधवार सुबह ही सुरंग बनाकर प्लांट किया गया था। आमा पांडु में पैसे मांगने वाले 4 दल थे, उनके पास ही खड़े नक्सलियों को सूचना थी। डीआरजी की गाड़ी से पहले 3 आम नागरिकों की गाड़ी निकली, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया। सरकार कह रही है बदला लिया जाएगा। और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। हालांकि पूरे मामले में लापरवाही की कई कड़ियां जुड़ रही हैं, खासकर तब जब नक्सली टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं, और ये बात सबको पता है। पहली चूक, प्रोटोकॉल तोड़कर की गई मुख्य सड़क से जाने की भूल। सर्च ऑपरेशन पर मुख्य सड़क के बजाय जंगल के अंदर पगडंडियों से होकर गुजरने के निर्देश हैं। ऐसे में डीआरजी जवानों को 4 पहिया वाहन में जाने की इजाजत कैसे दी गई? दूसरी चूक, 50 से 60 किलो विस्फोटक बिछाया गया तो खुफिया तंत्र को पता क्यों नहीं चला? तीसरी चूक, 18 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया था। उसके बाद एक प्रेस नोट जारी कर बताया था कि उनके टारगेट में नेता नहीं पुलिसकर्मी हैं। फिर भी सतर्कता में चूक हुई। चौथी भूल, रोड ओपनिंग पार्टी कहाँ थी? दंतेवाड़ा से जगरगुंडा तक पालनार से आगे हर 10 किलोमीटर के बाद सुरक्षा बलों का एक कैंप है, लेकिन सड़क पर नक्सली कई जगह बारूद बिछा कर रखते हैं। इसी चूक का खामियाजा 10 जवानों और एक चालक की शहादत से चुकाना पड़ा। पांचवी भूल, दंतेवाड़ा अरनपुर जगरगुंडा सड़क निर्माण का काम सालों से चल रहा है। अरनपुर से आगे कामरगुड़ा तक काम पूरा हो चुका है, लेकिन पुलिस को पता है इसमें कई जगहों पर तार के साथ बारूद बिछा है। ऐसे में जवान जिस गाड़ी से आए उसमें लौटना बड़ी भूल हुई। जिस अलग अलग तरीके से इसका ऑपरेशन की जाती है, कभी सर्चिंग ऑपरेशन, कभी अन्य तरीके से जो की जाती है, एक एरिया जनरल रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन के माध्यम से की जाती है। अंदर जंगल में ऑपरेशन के लिए फोर्सेस गए थे, फिर भी अभी घटना का संपूर्ण जो पूरा एक सीक्वेंसिंग पता करना जरूरी है, तभी इसके बारे में कहाँ पर कुछ चूक हुआ उसका पता सजी करके फिर आगे इसी हिसाब से विश्लेषण कर पाएगा। गुरुवार को शहीदों को अंतिम विदाई दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। आपको जानकर हैरत होगी, जब देश नम आंखों से इन्हें विदाई दे रहा था, दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाके के 2 जवानों के पार्थिव शरीर को ग्रामीणों ने गांव लाने तक से मना कर दिया। सरपंच से बातचीत किए थे तो नहीं हो पाएगा, उधर ही करो। तो क्यों मना कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे कारण? तो नक्सली का थोड़ा दबाव होगा सर, नक्सली का। अच्छा, उनके दबाव जी। ये हालात तब है जब शहीद दुलगो मंडावी के पिता की भी नक्सलियों ने 2017 में हत्या कर दी थी। उनके चचेरे भाई मंगलू आज भी डीआरजी में हैं। माओवादियों की दरभा डिवीजन कमेटी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
सूत्रों के मुताबिक वो कई दिनों से गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी बड़ा हमला पिछले चुनाव के वक्त किया था, लोकसभा चुनाव के वक्त, जब उन्होंने बीजेपी के इकलौते विधायक भीमा मंडावी को मार डाला था और उसके बाद से संगठन लगातार सक्रिय होने की कोशिश में था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वहां की जो कमांडर है मंजू, वो भी मौके पर मौजूद थी। बस्तर से अपने सहयोगी विकास तिवारी, जुल्फिकार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब सुनते हैं दंतेवाड़ा हमले के दौरान गाड़ी के ड्राइवर का आंखों देखा हाल, जो बता रहे हैं कि कैसे नक्सलियों ने हमला किया। उस दिन हम लोग 3 गाड़ी निकले थे अरनपुर से। अरनपुर से निकलने के बाद हम लोग अरनपुर से 1 किलोमीटर लगभग गए थे। उसके बाद वो जो कारगेट थी, जो हमारी 3 चल रही थी गाड़ी, एक पिकअप, एक तूफान और एक मेरी स्कॉर्पियो ब्लैक वाली। मेरी गाड़ी सेकंड नंबर में थी। चांस मतलब मेरा ही था चांस वो, लेकिन मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो होने के कारण वो पीछे का जो तूफान था वो मुझे ओवरटेक करके निकला। ओवरटेक करके निकलने में मैं सामने देख ही रहा था, गाड़ी पहले हल्की उठी और फिर ब्लास्ट हो गई। तो आपकी गाड़ी स्लो क्यों हुई थी? आप क्यों रुके थे? मेरी गाड़ी के नीचे लकड़ी फंसा हुआ था, उसको निकालने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। बड़ा वाली लकड़ी था, उसको निकाला। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, जस्ट आगे बढ़ा, उसके बाद वो तुरंत ओवरटेक मारा। और वो कभी स्पीड चलाता नहीं था, वो आदमी जिनका डेथ हुआ कभी स्पीड नहीं भगाता था गाड़ी। वो सडनली आगे गया। आगे जाने के बाद मतलब एकदम फेस में दिख ही रहा है कि वो आगे जा रहा है, और आगे जाके ब्लास्ट हो गई गाड़ी। फायरिंग भी हुई थी? फायरिंग भी हुई थी, 3-4 राउंड उनकी तरफ से फायर हुआ था। उसके बाद बाकी जो है हमारे अधिकारी जो मोर्चा लिए, उसके बाद हमारे साइड से फायरिंग हुई थी। ऐसी कुछ बातें आ रही थी कि आमा पंडुम त्योहार मनाया जा रहा था। हाँ, वो लोग भी रुके हुए थे, जबकि उसके बाद जब ये कांड हुआ तो कोई नहीं दिखे। और जहाँ पे ये कांड हुआ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आमा पंडुम का वो कर रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ दंतेवाड़ा से जब गए लेने के लिए डीआरजी को, पूरी गाड़ियाँ थी साथ में, 26-27 गाड़ियाँ थी। तो उसके बाद वो सारी गाड़ियाँ वहीं, मतलब 3-4 गाड़ियाँ वहीं थी, बाकी हम सारी गाड़ी आए, सारी गाड़ी खाली थी। अब शायद उनको लग गया कि वापसी तो गाड़ी भर के ही आएगी फोर्स को लेके, उस चक्कर में ये सब चीज हो गया। आपके साथ कौन कौन गए? मेरे साथ एक एसआई साहब थे, एसआई थे, नाम तो नहीं पता सर का, और बाकी पीछे जितने जवान थे वो थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग टोटल 8 लोग थे मेरे साथ। और उसके बाद फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। तो जब ब्लास्ट हुआ तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसी सुन्न हो गया था। बाद में फिर थोड़ा होश आया तो गेट वेट खोला, सारे उतरे। उसके बाद फिर जो हमारे अधिकारी थे वो आगे जाके कवर फायर किए मेरी गाड़ी के आगे जाके, जिधर से मतलब 2 फायर हुआ था, 2-3 फायर उधर जाके भस्ट फायरिंग किए उनके हथियार से। तो उसके बाद फिर नॉर्मली जो है भगे उन लोग। मैं युवराज सिंह भास्कर। फायरिंग हो रही थी उधर से, कुछ दिखे क्या? कोई नहीं दिखे। पूरा मतलब जो अभी जंगल जो है, अभी हरा भरा पूरा जंगल है, कुछ नहीं दिखा। उसके बाद अगर सूखा झाड़ियाँ होती तो शायद दिख जाते, लेकिन हरे पत्ते के चक्कर में वो लोग सारे भाग गए। तब तक हमारी पार्टी भी पहुंच चुकी थी। मैं वहां से निकला, मेरे को सर बोले कवर फायर दे रहा हूं, तुम निकलो सीधा इत्तिला करो करके। मैं जैसे थाना पहुंच रहा था वहां से 2 पार्टी निकल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एचसीओ के सदस्य देशों की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद पर अंकुश और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। इस बैठक में हर एक देश अपना पक्ष रखेगा। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू, तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जो, ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा कराई, इसके अलावा कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रसलान इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्री और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के उनके समक्ष भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
और इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक में सीमा विवाद पर खुलकर बातचीत हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सभी मुद्दों का मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रतिबद्धता के मुताबिक ही हल करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मौजूदा समझौते के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि गलवान में झड़प के बाद पहली बार राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से बात की है। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई लगातार कर रहा है और इस मामले पर केंद्र सरकार की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि समलैंगिकों को शादी के बगैर सामाजिक सुरक्षा कैसे दी जा सकती है। समलैंगिकों को बैंक खातों, बीमा और दाखिलों में सामाजिक सुरक्षा कैसे दे सकते हैं। केंद्र की दलील है कि समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने की घोषणा आसान नहीं है। समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने के कई संवैधानिक कानूनी बदलाव उसके लिए करने पड़ेंगे और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने का अधिकार विधायिका को है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जो लगातार इस सुनवाई पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आशीष, क्या केंद्र की जो दलीलें दी जा रही हैं उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के रुख से थोड़ा पीछे हटता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शुरू के 2 या 3 दिन की जो हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट काफी उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वो कह रहा था कि इसमें कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में को पढ़ सकता है इस तरीके से और इसमें शामिल कर सकता है समलैंगिक शादियों की मान्यता को भी। लेकिन जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, केंद्र सरकार ने अपनी दलील रखी। अब सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले भी हियरिंग में कहा था कि पहले उन्हें लग रहा था कि वो पर्सनल लॉ को बिना छुए ये कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। ये इंग्लिश की एक कहावत की तरह है कि कमरे में हाथी आ गया है। ये बहुत मुश्किल काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है उन्होंने दलीलें दी हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट के रूप में बदलाव निश्चित तौर पर दिखाई दिया है। क्योंकि सोलिसिटर जनरल ने पूरा दिन हियरिंग में बताया कि किस तरीके से अगर आप जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें पति और पत्नी को स्पाउस यानी जीवन साथी कर देते हैं और महिला और पुरुष को व्यक्ति कर देते हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, सीआरपीसी में संशोधन करना होगा, आईपीसी के प्रावधान में संशोधन करना होगा, सीपीसी में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधन करना होगा। यानी देश के करीब 28 कानूनों के अन्य कानूनों के 158 प्रावधानों में संशोधन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गोद बच्चे को गोद लेने का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार, तलाक का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, डोमिसाइल का अधिकार, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। क्योंकि जब आप पति और पत्नी को हटाकर व्यक्ति कर देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये सारे प्रावधान निश्चित करते हैं कि पत्नी को एक महिला होना चाहिए, पति को एक पुरुष होना चाहिए। बच्चे की कस्टडी के मामले में अगर कोई समलैंगिक संबंधों में है, शादी हुई है और बच्चे की कस्टडी लेनी है तो फिर माँ कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी को बीमा लेना है, किसी की मौत हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी पे विरासत उत्तराधिकार लेना है, तो फिर सवाल ये है कि बहू कौन होगी। क्या कोई ये समलैंगिक संबंधों वाला व्यक्ति परिवार में जाकर कह सकता है कि वो रिश्ते में उनकी बहू लगता है। ये तमाम व्यवहारिक और कानूनी दिक्कतें हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया है केंद्र सरकार की दलीलों के बाद कि काम इतना आसान नहीं है। इसलिए 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा है कि केंद्र की इन दलीलों में बहुत दम है कि ये मामला विधायिका का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एक मानवीय पहलू होता है जहां पर सरकार का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्ग को वो लाभ पहुंचाए, उसका कल्याण करे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि बिना शादी को मान्यता दिए हुए केंद्र सरकार ऐसे समलैंगिक जोड़ों की मदद के लिए, उनके बीमे के लिए, ज्वाइंट अकाउंट बैंक में खोलने के लिए, दाखिलों के लिए और जो अन्य सामाजिक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए क्या कर सकता है। विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क करें। तुषार मेहता ने कहा है कि वो सरकार जो भी प्रशासनिक स्तर पर कर सकती है वो करेगी। 3 मई को केंद्र सरकार एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने बताएगी कि क्या वो ऐसे समलैंगिक जोड़ों को बिना मान्यता दिए इस तरह की सामाजिक लाभ की सुविधाएं देने को तैयार है या नहीं। जी
जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए कि ये जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या क्या दलीलें चल रही हैं और ये मामला कहां तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर 3 मई को सुनवाई होगी। और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी रहेगी। इससे पहले 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाह और 16 पूर्व जजों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मुद्दे पर उन्होंने चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि कानूनी वैधता प्रदान करने की कोशिशों से उन्हें धक्का पहुंचा है। इसकी इजाजत दी गई तो देश को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमारा समाज समलैंगिक संबंधों को स्वीकार नहीं करता। विवाह की इजाजत देने पर ये आम हो जाएगा। इससे परिवार समाज नाम की जो संस्थाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इस बारे में फैसले का अधिकार सिर्फ संसद को है। और बात करते हैं सूडान में फंसे हुए भारतीयों की। बहुत सी संख्या में अभी भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है जल्द से जल्द उनको बाहर यहां देश वापस लेके आने की। और यहां आपको बता दें कि उनको निकालने की कोशिशें लगातार चल रही है। जानकारी विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी है। इस बीच सूडान से जेद्दा लाए गए भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला लगातार जारी है। सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के शहर जेद्दा से अब तक करीब 600 भारतीयों को देश लाया जा चुका है। जो बचकर लौट आए हैं वे अपने को खुशकिस्मत मान रहे हैं। हम लोग तो बहुत परेशान थे 15 तारीख से। उसके बाद सरकार ने बहुत जल्दी कार्रवाई की। बहुत बढ़िया सरकार काम किया। हाँ खुश है। हमारा भारत देश महान है। जो तकलीफ थी वहाँ पे आप महसूस करेंगे थोड़ी राहत हो गई है घर पहुँचने के बाद। ऑपरेशन कावेरी कुछ इस तरह चल रहा है। सूडान के हिंसा वाले इलाकों से भारतीयों को निकालकर उत्तरी खार्तूम में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाके तक लाया जा रहा है। फिर वहाँ से 850 किलोमीटर के कॉरिडोर के जरिए उन्हें पोर्ट सूडान पहुंचाया जा रहा है। पोर्ट सूडान में भारतीय नौसेना के 3 पोत तैनात हैं, जिनके जरिए भारतीयों को सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान भी पोर्ट सूडान से भारतीयों को लेकर जेद्दा पहुंचा रहे हैं और फिर जेद्दा से भारतीयों को अलग अलग विमानों के जरिए भारत लाया जा रहा है। प्रिंसिपल थ्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारी कोशिशों में दूतावासों का पूरा जोर और भारत का ध्यान वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह और सहायता देना है ताकि वो सुरक्षित रहें और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। मूव देम, हेल्प देम मूव टू सिक्योर लोकेशंस। विदेश मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से बताया है कि सूडान में करीब 3500 भारतीय हैं। इनके अलावा भारतीय मूल के करीब 1000 लोग हैं जो दशकों से वहां बसे हैं। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल से गृह युद्ध शुरू हुआ। भारत सरकार ने बिना समय गंवाए भारतीयों को निकालने की योजना पर काम शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इस बाबत बैठक की और विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत कई देशों से बात की। बेहतर तालमेल के नतीजे के जरिए ही भारत को भरोसा है कि जल्द ही बाकी बचे भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। मुंबई से सुनील सिंह के साथ नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल कल पंचतत्व में विलीन हो गए। मंगलवार रात 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उनके पैतृक गांव बादल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सभी दलों के वरिष्ठ राजनेता यहां पर मौजूद रहे। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार उनके सबसे प्रिय किनुओं के बगीचे में किया गया। प्रकाश सिंह अंतिम समय में यहाँ काफी वक्त बिताया करते थे।
प्रकाश सिंह को अंतिम विदाई देने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बेटे सुखबीर बादल तो अंतिम दर्शन के वक्त पिता के शव से लिपटकर रोते रहे। भावुक होके अपने सत्कारयोग पिताजी ਨੂੰ श्रद्धा ਤੇ सत्कार भेंट कर रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ गुरुवार दोपहर प्रकाश सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर सभी दलों के नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र से एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहुंचे तो कश्मीर से उमर अब्दुल्ला भी नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रकाश सिंह को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बादल साहब आज हम सबके बीच में नहीं रहे। उनका व्यक्तित्व हम सबको बहुत ही प्रभावित करता था। बादल साहब एक नेता नहीं थे, एक स्टेट्समैन थे और स्टेट्समैन के साथ साथ समाज में सुख शांति, अमन चैन, सब भाईचारे के साथ रहें, इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया। व्यक्तिगत हितचिंतक और साथी आज हमारे साथ रहे हैं। इस देश की अनाज की समस्या हल करने में जिन लोगों का योगदान ये देश कभी भूल नहीं सकते, इसमें बादल साहब का नाम हमें से लेना पड़ेगा। प्रकाश सिंह बादल 43 साल की उम्र में पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे और 2012 में 84 साल की उम्र में पंजाब के सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड उनके नाम है। प्रकाश सिंह बादल ने पिछले साल अपना आखिरी चुनाव लड़ा पर आम आदमी पार्टी की लहर में चुनाव हार गए। जिस तरह प्रकाश सिंह बादल के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, इससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में अकाली दल और बीजेपी फिर से एक हो जाएंगे। पंजाब से अश्वनी मेहरा और सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कमाल खान की। उनको गुजरे हुए करीब 1.25 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनकी यादें अब भी उतनी ही ताज़ा हैं। कमाल खान के शहर लखनऊ में उनकी यादों के चिराग कल शाम जले तो अंधेरे में चारों तरफ वैसे ही उजाला फैल गया जैसा वो अपनी खबरों, अपनी आवाज़ और अपने नफीस लहजे से बिखेरा करते थे। खबरों की दुनिया में उन जैसा लफ्जों का जादूगर शायद ही कभी हुआ हो, जो अपनी मध्यम आवाज में तल्ख से तल्ख बात भी ऐसी दिलकशी से कह जाते थे कि किसी का दिल नहीं दुखता था। आज के दौर में उनकी कमी बेहद खलती है, खासकर एनडीटीवी के परिवार को, जिसका वो अटूट हिस्सा थे। लफ्जों के इस जादूगर को याद करने जादू यानी जावेद अख्तर भी आए और अपने अंदाज में कमाल और उनके प्यारे शहर लखनऊ की बातें की। ये पहलू नहीं मालूम था कि उनकी कैलीग्राफी में यहाँ कोई हैरत की बात नहीं है कि वो लखनऊ के जो बेहतरीन रवायात है, जो बेहतरीन ट्रेडिशन थे, वो एक पर्सोनिफिकेशन कमाल साहब उसके बने। मैं उन्हें ज़ाती तौर से नहीं जानता। आज कितने चैनल हैं, सुबह से शाम तक चलते रहते हैं और हर चैनल में 8-10 तो हैं ही एंकर्स और कंपेयर करने वाले लोग, उनकी तो कमी नहीं है। वो इंसान जिससे मेरे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं थे, अगर मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप पैसा जलसा है वहाँ जाएंगे, वो क्या चीज़ थी मुझे लाई। मैं भी बहुत बिजी बेकार कामों में रहता हूँ। असल में ज़्यादा बिजी रहने वाले से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, इसके मतलब इसके हालात ठीक नहीं, बेचारा बहुत बिजी। सब जब आप बहुत कामयाब तो आप आराम से बैठते हैं। तो ये एक इंस्टिंक्ट है। बहुत सारे आते हैं स्टेज पे और स्क्रीन पे बोलने वाले, लेकिन कोई बात कमाल खान में थी कि जो कन्वे होती थी कि ये आदमी डायलॉग नहीं बोल रहा है, ये आदमी पंचलाइंस नहीं बोल रहा है, ये आदमी वो बोल रहा है जो इसके सच्चे दिल से निकल रहा है। इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई ड्रामेटिक बात नहीं कर रहा। ये आपको वो सच्चाई आपका इंस्टिंक्ट बताता था कि है, और वही सच्चाई की इज्जत मुझे आज लखनऊ लाई। इस मंच से बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है आज के दिन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। हम लोग जब रात में ऑफिस से घर आते थे, मैं और कमाल, तो बहुत चीज़ें सुनते थे और बहुत चीज़ें देखते थे। तो वैसे जावेद साहब के करोड़ों फ़ैन हैं,
कमाल बहुत बड़े फ़ैन थे जावेद साहब के, और बहुत रात में हम लोग कई बार आपकी इंटरव्यूज़, कई बार नज़्म सुनकर सोते थे, और सुबह मैं थोड़ा देर में उठती थी, कमाल जल्दी उठ जाते थे। तो बहुत बार हम अपने मोबाइल पे कमाल कुछ सुनते रहते थे, अलग अलग चीज़ें। तो बहुत बार सुबह होती थी आपकी आवाज़ सुनकर। तो आज वैसे तो कमाल हमेशा याद आते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत याद आ रहे हैं कि अगर वो होते और आपको यहाँ देखते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते। नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आरजू साईं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ कथित शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान आया। उन्होंने कहा, इस मामले में किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। महिला पहलवानों से शोषण के मामले में देश के कई नामी गिरामी पहलवान जो खेल जगत का एक जाना माना नाम है, उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। उधर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। इससे पहले कल मामले में भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पीटी उषा का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन को देश और खेल के लिए सही नहीं है, ये कहा। उन्होंने कहा, पहलवानों को सीधे सड़क पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन को अनुशासनहीनता तक करार दिया। इस पर पहलवानों ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर किया गया। रेसलर्स के विरोध का आज छठा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि सारे के सारे रेसलर्स पहलवान जो हैं अपनी अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ पे टॉप ओलंपियंस बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट से लेकर यंग छोटे छोटे रेसलर्स भी, अपकमिंग रेसलर्स भी हैं। आप अपने सामने दे सकते हैं, यहाँ पे 2 छोटे 11 साल के बच्चे भी रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सारे उनके साथ साथ उनके टॉप ओलंपियंस विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। बट अब सारी आंखें जो हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर, जो लगभग 11 बजे के आसपास शुरू होनी है। उसके बाद ही रेसलर्स बताएंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, प्रोटेस्ट क्या, वो अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे या बंद करेंगे। वो खाली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं। बट आज सुबह सुबह के ये दृश्य आप अपने सामने देख रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग सारे रेसलर्स जो हैं प्रैक्टिस पे लग गए हैं। सबके सब अपनी जॉगिंग करी, उन्होंने अपनी रेसलिंग की प्रैक्टिस करी। अगला मूव जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ही डिसाइड होगा। अगला क्या होने वाला है, वो अब उनका अगला स्टेप कैसा होगा। कल मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, पीटी उषा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिया था। उन्होंने कहा था कि ये इनडिसिप्लिन है, जिसके ऊपर रेसलर्स काफ़ी खफा हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम पीटी उषा को बहुत लुकअप टू करते थे, बट उनके स्टेटमेंट से उनको काफ़ी ठेस पहुंची है। आज मैटर की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में है और सारी आंखें हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इन न्यू दिल्ली विद कैमरा पर्सन अशोक महाले, तनिष्क पंजाबी फॉर एनडीटीवी। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश के नामी गिरामी पहलवानों को भारतीय ओलंपिक कमेटी का साथ भी नहीं मिला है। इस मामले में अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। दंगल अब सड़कों पर है। ताव पटखनी की बात करने वाले बाहुबली और कुश्ती के कप्तान भावुक हो गए हैं। कविताओं के सहारे अपनी बेगुनाही का दावा पेश कर रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर धरना देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों को लेकर अच्छी खासी सहानुभूति भी है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया है। वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए।
है ना, तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम instead of coming to us they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूँ। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। भारत की इकलौती ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने उल्टे अब तक जांच कर रही ओवरसाइट कमेटियों पर ही आरोप लगाए हैं। ये भी कहा है कि धरने से हटेंगे नहीं। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो गई, वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार धरने के बावजूद पहलवान अभी तक एफआईआर तक दर्ज कराने में नाकाम रहे हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि सिर्फ एफआईआर से बात नहीं बनने वाली। सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, अब आपका मतलब प्रोटेस्ट अगर ये है, क्योंकि आपको अखाड़े में भी जाना है, ये प्रोटेस्ट कैसे खत्म होगा? सर प्रोटेस्ट तो देखिए, अगर ये कंप्लेंट्स ले लेते हैं, एफआईआर कर लेते हैं, उसको अरेस्ट करके इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। मामला अब सुप्रीम अदालत में है। ऐसे में पहलवान, कुश्ती संघ और भारतीय खेल से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ करोड़ों फैंस के लिए भी बेहद अहम हो गया है। वैसे तो पहलवानों की असली रौनक अखाड़ों के दंगल और पोडियम पर ही दिखाई देती है, लेकिन पिछले करीब 3 महीने से कुश्ती के दांव पेच सड़क से लेकर अदालत और पुलिस स्टेशन से लेकर जंतर मंतर तक लगाए गए। ऐसे में खेलों का भला तो बिल्कुल नहीं हुआ, और अब एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि कहीं सबका असर इसी साल होने वाले एशियाड और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स पर भी ना दिखाई दे। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहन के काफिले में शामिल एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया। इस घटना में 10 जवान शहीद हो गए और वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन इन हमलों के बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इस तरह का दावा करना ठीक है, क्योंकि ऐसे दावे के ठीक बाद हमला होता है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने जो विस्फोट किया, उसके फौरन बाद डीआरजी के जवानों ने पोजीशन ली, फायरिंग की। 6 टीमों में 300 से ज्यादा जवानों को डिविजनल कमेटी मेंबर जगदीश के ककाड़ी गोंडेरास के जंगलों में छिपे होने की सूचना के साथ भेजा गया था। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वीडियो बनाने वाले डीआरजी प्लाटून 1 के जवान ने बताया कि कैसे उन लोगों ने माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। गाड़ी फायर स्टार्ट होने के बाद आई। फायर स्टार्ट तो टोटल कितनी गाड़ी थी पूरे काफिले में? काफिले में सामने एक पिकअप थी, हाँ, और मेरी स्कॉर्पियो थी, हाँ, तो होने के बाद तूफान जो फोर्स गाड़ी थी वो सामने आई, वो ब्लास्ट हुई उसके बाद। अच्छा, तो ये क्या आमा पंडुम के लिए वहाँ लड़के रोक रहे थे क्या, या आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आगे गाड़ी ब्लास्ट हो गया था? हाँ, आमा पंडुम के लिए रोका था उन लोगों को? हाँ, उससे पहले रोका गया था 100 मीटर। अच्छा, निकले, उसके बाद फिर आगे जाके ब्लास्ट हुई गाड़ी। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने जब शेल्टर लिया तो फायरिंग किया, उसके बाद उधर 1-2 राउंड फायर आया नक्सलियों की तरफ से, फिर बंद हो गया? हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जो है इधर से ही मतलब चिल्लाना, कौन है ऐसा करके। अच्छा, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि धमाके में 50 से 60 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। विस्फोटक बुधवार सुबह ही सुरंग बनाकर प्लांट किया गया था। आमा पांडु में पैसे मांगने वाले 4 दल थे, उनके पास ही खड़े नक्सलियों को सूचना थी। डीआरजी की गाड़ी से पहले 3 आम नागरिकों की गाड़ी निकली, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया। सरकार कह रही है बदला लिया जाएगा। और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। हालांकि पूरे मामले में लापरवाही की कई कड़ियां जुड़ रही हैं, खासकर तब जब नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। और ये बात सबको पता है। पहली चूक, प्रोटोकॉल तोड़कर की गई मुख्य सड़क से जाने की भूल।
सर्च ऑपरेशन पर मुख्य सड़क के बजाय जंगल के अंदर पगडंडियों से होकर गुजरने के निर्देश हैं। ऐसे में डीआरजी जवानों को 4 पहिया वाहन में जाने की इजाजत कैसे दी गई? दूसरी चूक, 50 से 60 किलो विस्फोटक बिछाया गया तो खुफिया तंत्र को पता क्यों नहीं चला? तीसरी चूक, 18 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया था। उसके बाद एक प्रेस नोट जारी कर बताया था कि उनके टारगेट में नेता नहीं पुलिसकर्मी हैं। फिर भी सतर्कता में चूक हुई। चौथी भूल, रोड ओपनिंग पार्टी कहाँ थी? दंतेवाड़ा से जगरगुंडा तक पालनार से आगे हर 10 किलोमीटर के बाद सुरक्षा बलों का एक कैंप है, लेकिन सड़क पर नक्सली कई जगह बारूद बिछा कर रखते हैं। इसी चूक का खामियाजा 10 जवानों और एक चालक की शहादत से चुकाना पड़ा। पांचवीं भूल, दंतेवाड़ा अरनपुर जगरगुंडा सड़क निर्माण का काम सालों से चल रहा है। अरनपुर से आगे कामरगुड़ा तक काम पूरा हो चुका है, लेकिन पुलिस को पता है इसमें कई जगहों पर तार के साथ बारूद बिछा है। ऐसे में जवान जिस गाड़ी से आए उसमें लौटना बड़ी भूल हुई। जिस अलग अलग तरीके से इसका ऑपरेशन की जाती है, कभी सर्चिंग ऑपरेशन, कभी अन्य तरीके से जो की जाती है, एक एरिया जनरल रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन के माध्यम से की जाती है। अंदर जंगल में ऑपरेशन के लिए फोर्सेस गए थे, फिर भी अभी घटना के संपूर्ण जो पूरा एक सीक्वेंसिंग पता करना जरूरी है, तभी इसके बारे में कहाँ पर कुछ चूक हुआ उसका पता सजी करके फिर आगे इसी हिसाब से विश्लेषण कर पाएंगे। गुरुवार को शहीदों को अंतिम विदाई दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। आपको जानकर हैरत होगी, जब देश नम आंखों से इन्हें विदाई दे रहा था, दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाके के 2 जवानों के पार्थिव शरीर को ग्रामीणों ने गांव लाने तक से मना कर दिया। सरपंच से बातचीत किए थे तो नहीं हो पाएगा, उधर ही करो। तो क्यों मना कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे कारण? तो नक्सली का थोड़ा दबाव होगा सर, नक्सली का। अच्छा, उनके दबाव। जी। ये हालात तब है जब शहीद दुलगो मंडावी के पिता की भी नक्सलियों ने 2017 में हत्या कर दी थी। उनके चचेरे भाई मंगलू आज भी डीआरजी में हैं। माओवादियों की दरभा डिवीजन कमेटी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के मुताबिक वो कई दिनों से गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी बड़ा हमला पिछले चुनाव के वक्त किया था, लोकसभा चुनाव के वक्त, जब उन्होंने बीजेपी के इकलौते विधायक भीमा मंडावी को मार डाला था। और उसके बाद से संगठन लगातार सक्रिय होने की कोशिश में था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वहां की जो कमांडर है मंजू, वो भी मौके पर मौजूद थी। बस्तर से अपने सहयोगी विकास तिवारी, जुल्फिकार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। चलिए अब सुनते हैं दंतेवाड़ा हमले के दौरान गाड़ी के ड्राइवर का आंखों देखा हाल, जो बता रहे हैं कि कैसे नक्सलियों ने हमला किया। उस दिन हम लोग 3 गाड़ी निकले थे अरनपुर से। अरनपुर से निकलने के बाद हम लोग अरनपुर से 1 किलोमीटर लगभग गए थे। उसके बाद वो जो कारगेट थी, जो हमारी 3 चल रही थी गाड़ी, एक पिकअप, एक तूफान और एक मेरी स्कॉर्पियो ब्लैक वाली। मेरी गाड़ी 2nd नंबर में थी। चांस मतलब मेरा ही था चांस वो, लेकिन मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो होने के कारण वो पीछे का जो तूफान था वो मुझे ओवरटेक करके निकला। ओवरटेक करके निकला, मैं सामने देख ही रहा था। गाड़ी पहले हल्की उठी और फिर ब्लास्ट हो गई। तो आपकी गाड़ी स्लो क्यों हुई थी, आप क्यों रुके थे? मेरी गाड़ी के नीचे लकड़ी फंसा हुआ था, उसको निकालने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। बड़ा वाली लकड़ी था, उसको निकाला। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, जस्ट आगे बढ़ा, उसके बाद वो तुरंत ओवरटेक मारा। और वो कभी स्पीड चलाता नहीं था, वो आदमी, उनका डेथ हुआ, कभी स्पीड नहीं भगाता था गाड़ी। वो सडनली आगे गया। आगे जाने के बाद मतलब एकदम फेस में दिख ही रहा है कि वो आगे जा रहा है, और आगे जाके ब्लास्ट हो गई गाड़ी। फायरिंग भी हुई थी। 3-4 राउंड उनकी तरफ से फायर हुआ था। उसके बाद बाकी जो है हमारे अधिकारी जो मोर्चा लिए, उसके बाद हमारे साइड से फायरिंग हुई थी। ऐसी कुछ बातें आ रही थी कि आमा पंडुम त्योहार मनाया जा रहा था। हाँ, वो लोग भी रुके हुए थे, जबकि उसके बाद जब ये कांड हुआ तो कोई नहीं दिखे। और जहाँ पे ये कांड हुआ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आमा पंडुम का वो कर रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ दंतेवाड़ा से जब गए लेने के लिए डीआरजी को, पूरी गाड़ियाँ थी साथ में, 26-27 गाड़ियाँ थी। तो उसके बाद वो सारी गाड़ियाँ वहीं, मतलब 3-4 गाड़ियाँ वहीं थी, बाकी हम सारी गाड़ियाँ आए, सारी गाड़ी खाली थी। अब शायद उनको लग गया कि वापसी तो गाड़ी भर के ही आएगी फोर्स को लेके, उस चक्कर में ये सब चीज हो गया। आपके साथ कौन कौन बैठे? मेरे साथ एक एसआई साहब थे, एसआई थे, नाम तो नहीं पता सर का, और बाकी पीछे जितने जवान थे वो थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग टोटल 8 लोग थे मेरे साथ। और उसके बाद फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। तो जब ब्लास्ट हुआ तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसी
सुन्न हो गया था। बाद में फिर थोड़ा होश आया तो गेट वेट खोला, सारे उतरे। उसके बाद फिर जो हमारे अधिकारी थे वो आगे जाके कवर फायर किए मेरी गाड़ी के आगे जाके, जिधर से मतलब 2 फायर हुआ था, 2-3 फायर उधर जाके भस्ट फायरिंग किए उनके हथियार से। तो उसके बाद फिर नॉर्मली जो है भगे उन लोग। मैं युवराज सिंह भास्कर। फायरिंग हो रही थी उधर से, उसमें कुछ दिखे क्या? कोई नहीं दिखे। पूरा मतलब जो अभी जंगल जो है, अभी हरा पत्ता हरा भरा पूरा जंगल है, कुछ नहीं दिखा। उसके बाद अगर सूखा झाड़ियाँ होती तो शायद दिख जाते, लेकिन हरे पत्ते के चक्कर में वो लोग सारे भाग गए। तब तक हमारी पार्टी भी पहुंच चुकी थी। मैं वहां से निकला, मेरे को सर बोले कवर फायर दे रहा हूं, तुम निकलो सीधा इत्तिला करो करके। मैं जैसे ही थाना पहुंच रहा था वहां से 2 पार्टी निकल चुकी थी। अब बात कर लेते हैं अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस की, जिसमें 10 साल बाद आज फैसला आ सकता है। आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट में इस केस की फाइनल सुनवाई है। दरअसल जून 2013 को जिया खान जुहू स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिली थी। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल की थी। इस खबर ने उनके परिवार और चाहने वालों को हिलाकर रख दिया था। इस केस में एक्टर सूरज पंचोली को आरोपी बनाया गया। हालांकि सूरज पंचोली तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं, लेकिन अब आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले पर केंद्र सरकार की दलीलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि समलैंगिकों को शादी के बगैर सामाजिक सुरक्षा कैसे दी जा सकती है। समलैंगिकों को बैंक खातों, बीमा और दाखिलों में सामाजिक सुरक्षा कैसे दें। केंद्र की दलील है कि समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने की घोषणा आसान नहीं है। समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कई संवैधानिक कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने का अधिकार विधायिका को है। तो क्या केंद्र की दलीलें सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के रुख से थोड़ा पीछे हटता नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। 2 या 3 दिन की जो हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट काफी उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वो कह रहा था कि इसमें कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में को पढ़ सकता है इस तरीके से, और इसमें शामिल कर सकता है समलैंगिक शादियों की मान्यता को भी। लेकिन जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, केंद्र सरकार ने अपनी दलील रखी। अब सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले भी हियरिंग में कहा था कि पहले उन्हें लग रहा था कि वो पर्सनल लॉ को बिना छुए ये कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। ये इंग्लिश की एक कहावत की तरह है कि कमरे में हाथी आ गया है। ये बहुत मुश्किल काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है उन्होंने दलीलें दी हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट के रूप में बदलाव निश्चित तौर पर दिखाई दिया है। क्योंकि सोलिसिटर जनरल ने पूरा दिन हियरिंग में बताया कि किस तरीके से अगर आप जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें पति और पत्नी को स्पाउस यानी जीवन साथी कर देते हैं और महिला और पुरुष को व्यक्ति कर देते हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, सीआरपीसी में संशोधन करना होगा, आईपीसी के प्रावधान में संशोधन करना होगा, सीपीसी में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधन करना होगा। यानी देश के करीब 28 कानूनों के अन्य कानूनों के 158 प्रावधानों में संशोधन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गोद बच्चे को गोद लेने का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार, तलाक का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, डोमिसाइल का अधिकार, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। क्योंकि जब आप पति और पत्नी को हटाकर व्यक्ति कर देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये सारे प्रावधान निश्चित करते हैं कि पत्नी को एक महिला होना चाहिए, पति को एक पुरुष होना चाहिए। बच्चे की कस्टडी के मामले में अगर कोई समलैंगिक संबंधों में है, शादी हुई है और बच्चे की कस्टडी लेनी है तो फिर माँ कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी को बीमा लेना है, किसी की मौत हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी पे विरासत उत्तराधिकार लेना है, तो फिर सवाल ये है कि बहू कौन होगी। क्या कोई ये समलैंगिक संबंधों वाला व्यक्ति परिवार में जाकर कह सकता है कि वो रिश्ते में उनकी बहू लगता है? ये तमाम व्यवहारिक और कानूनी दिक्कतें हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया है केंद्र सरकार की दलीलों के बाद कि काम इतना आसान नहीं है। इसलिए 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा है
केंद्र की इन दलीलों में बहुत दम है कि ये मामला विधायिका का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एक मानवीय पहलू होता है जहां पर सरकार का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्ग को वो लाभ पहुंचाए, उसका कल्याण करे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि बिना शादी को मान्यता दिए हुए केंद्र सरकार ऐसे समलैंगिक जोड़ों की मदद के लिए, उनके बीमे के लिए, ज्वाइंट अकाउंट बैंक में खोलने के लिए, दाखिलों के लिए और जो अन्य सामाजिक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए क्या कर सकता है, विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क करें। तुषार मेहता ने कहा है कि वो सरकार जो भी प्रशासनिक स्तर पर कर सकती है वो करेगी। 3 मई को केंद्र सरकार एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने बताएगी कि क्या वो ऐसे समलैंगिक जोड़ों को बिना मान्यता दिए इस तरह की सामाजिक लाभ की सुविधाएं देने को तैयार है या नहीं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी रहेगी। इससे पहले 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाह और 16 पूर्व जजों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मुद्दे पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखा कि कानूनी वैधता प्रदान करने की कोशिशों से उन्हें धक्का पहुंचा। इसकी इजाजत दी गई तो देश को कीमत चुकानी होगी। हमारा समाज समलैंगिक संबंधों को स्वीकार नहीं करता। विवाह की इजाजत देने पर ये आम हो जाएगा। साथ ही इस चिट्ठी में ये भी जिक्र किया कि इससे परिवार और समाज नाम की संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। इस बारे में फैसले का अधिकार सिर्फ संसद को है। आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अहम बैठक है। सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसकी अध्यक्षता खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। इस बैठक में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद पर अंकुश और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। इस बैठक में देश अपना पक्ष रखेंगे। चीन के रक्षा मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं, ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, साथ ही और भी कई देशों के रक्षा मंत्री भारत पहुंचे हुए हैं। आज इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे और अपने अपने पक्ष पर बातचीत करेंगे। इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक में सीमा विवाद पर खुलकर बातचीत हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सभी मुद्दों का मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रतिबद्धता के मुताबिक ही हल करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर यह कहा कि मौजूदा समझौते के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। गलवान में झड़प के बाद पहली बार राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। अब बात कर लेते हैं सूडान में फंसे लोगों की। आधे से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। बाकियों को भी निकालने की कोशिशें जारी हैं। ये जानकारी विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी। इस बीच सूडान से जेद्दाह लाए गए भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला बरकरार है। सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के शहर जेद्दाह से अब तक करीब 600 भारतीयों को देश लाया जा चुका है। जो बचकर लौट आए हैं वे अपने को खुशकिस्मत मान रहे हैं। हम लोग तो बहुत परेशान थे 15 तारीख से। उसके बाद सरकार ने बहुत जल्दी कार्रवाई की। बहुत बढ़िया सरकार काम किया। हाँ खुश है। हमारा भारत देश महान है। जो तकलीफ थी वहाँ पे आप महसूस कर रही है, थोड़ी राहत हो गई है घर पहुँचने के बाद। ऑपरेशन कावेरी कुछ इस तरह चल रहा है। सूडान के हिंसा वाले इलाकों से भारतीयों को निकालकर उत्तरी खार्तूम में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाके तक लाया जा रहा है। फिर वहाँ से 850 किलोमीटर के कॉरिडोर के जरिए उन्हें पोर्ट सूडान पहुंचाया जा रहा है। पोर्ट सूडान में भारतीय नौसेना के 3 पोत तैनात हैं, जिनके जरिए भारतीयों को सऊदी अरब के शहर जेद्दाह पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान भी पोर्ट सूडान से भारतीयों को लेकर जेद्दाह पहुंचा रहे हैं और फिर जेद्दाह से भारतीयों को अलग अलग विमानों के जरिए भारत लाया जा रहा है।
embassy's principal thrust and government of India's इन सारी कोशिशों में दूतावासों का पूरा जोर और भारत का ध्यान वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह और सहायता देना है ताकि वो सुरक्षित रहें और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। move them, help them move to secure locations. विदेश मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से बताया है कि सूडान में करीब 3500 भारतीय हैं। इनके अलावा भारतीय मूल के करीब 1000 लोग हैं जो दशकों से वहां बसे हैं। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल से गृह युद्ध शुरू हुआ। भारत सरकार ने बिना समय गंवाए भारतीयों को निकालने की योजना पर काम शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इस बाबत बैठक की और विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत कई देशों से बात की। बेहतर तालमेल के नतीजे के जरिए ही भारत को भरोसा है कि जल्द ही बाकी बचे भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। मुंबई से सुनील सिंह के साथ नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।